नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आने के लिए कई नेताओं की भीड़ लगी रही। खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 15,000 के आसपास कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी में नेता आए हैं। ज्यादा संख्या कांग्रेस से आए हुए नेताओं की थी, लेकिन क्या कांग्रेस से आए इन नेताओं का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला? अब इसका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर इसकी चर्चा होने लगी है। जो प्रत्याशी चुनाव जीत गए वो तो जीत गए, और जो लोग बाहर से चुनाव को देख रहे थे वो आकलन कर रहे हैं। पार्टी के नेता भी अपना आकलन करने में लगे हुए हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष तो वो हैं ही, उन्होंने कुछ कहा कि कई मंडलों में, कई क्षेत्रों में बहुत माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन होना शुरू हो गया है कि कहां वोट मिले और कहां वोट नहीं मिले। जहां वोट मिले उस पर तो ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जहां वोट कम मिले उसको लेकर मंथन शुरू हुआ है। मंथन क्या होगा, कैसे होगा, वो होता रहता है। बीजेपी में मंथनों का दौर चलता रहता है। बीजेपी में मीटिंग्स, बैठकें खूब होती हैं। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें आई हैं बाहर और किस तरीके की चर्चाएं पार्टी के भीतर हो रही हैं। टिहरी विधानसभा की जो मैं बात करता हूं, दिनेश धनय ने ज्वाइन किया था बीजेपी में। वो एक निर्दलीय या अपनी एक जो छोटी पार्टी होती है उसके नेता थे, लेकिन चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और जितने वोट बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिले उससे लगभग कम मत, 1,000 के आसपास कम मत मिले हैं इस चुनाव में। धनौल्टी में महावीर रांगड़ और जोत सिंह बिष्ट बीजेपी में आए और लगभग 4,000 वोट बीजेपी को कम मिले। मोहन काला प्रदीप तिवारी श्रीनगर विधानसभा का ये नेतागिरी करते हैं और यहां पर भी लगभग 1,000 वोट कम मिले बीजेपी को, जबकि बीजेपी के जो वोट हैं वो लोकसभा में ज्यादा होते हैं, ज्यादा पड़ते हैं विधानसभा के मुकाबले। लेकिन अंतर आप देख लीजिए कि कैसे है। चौबट्टा खाल में केसर सिंह नेगी आए। चौबट्टा खाल मतलब सतपाल महाराज की सीट। वहां पर लगभग मतलब कुछ 100 वोटों का अंतर था जो लोकसभा में कम पड़े हैं विधानसभा के मुकाबले। ऐसे ही पुरोला में भी जबरदस्त गिरावट आई है और यहां पर लगभग 13-14 हजार वोट कम पड़े हैं। यहां पर बॉबी पवार का एक फैक्टर था। गंगोत्री में भी ऐसे ही विजयपाल सजवाण कांग्रेस के पुराने नेता थे, ये बीजेपी में आ गए और यहां पर भी लगभग 9-9.5 हजार वोट कम पड़े बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। यहां पर भी बॉबी पवार एक फैक्टर था। यमकेश्वर में महेंद्र राणा आए और यहां पर लगभग 3-3.5 हजार वोट बीजेपी को कम मिले। ऐसे ही पौड़ी में नवल किशोर आए और यहां पर बीजेपी को 3-3.5 हजार वोट कम मिले। लैंसडाउन में अनुकृति गोसाई आई और यहां पर भी लगभग 3,000 वोट कम मिले बीजेपी को विधानसभा चुनाव के मुकाबले। तो ये तो थे नंबर। अब नंबर कम कैसे हो गए, जबकि जो आंकड़ा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 3.5 लाख वोट ज्यादा मिले थे और लोकसभा में करीबन 11 लाख वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। और ये कुछ विधानसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए और वहां पर बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोट मिले। अब इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। टिहरी क्षेत्र की खास तौर पर मैं चर्चा करता हूं। किशोर उपाध्याय बीजेपी में आए विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव जीत गए। उनके पीछे उनके प्रतिद्वंदी दिनेश धनय भी पहुंच गए पार्टी में। अब दोनों की रिफ्ट, उससे प्रदेश का जो संगठन है बीजेपी का वो बहुत वाकिफ है। और एक खबर हमारे पास आई इलेक्शन के दौरान भी, और उसी बात को लेकर किशोर उपाध्याय और धनय के बीच में, दिनेश धनय के बीच में झगड़ा भी हुआ था, जो चिट्ठी पत्री बाहर आई थी। खबर यह आई थी कि दिनेश धनय की जो टीम थी, दिनेश धनय के जो लोग थे, वो महारानी जो माला राजलक्ष्मी शाह है
उनके लिए काम नहीं कर रही थी, वो टीम काम कर रही थी बॉबी पवार के लिए। और ऐसे कई उदाहरण पकड़ में आए हैं। अब पुरोला और गंगोत्री का उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वहां पर बॉबी पवार का एक प्रभाव था, लेकिन टिहरी में कोई ऐसा प्रभाव नहीं था। यहां पर एक सामान्य राजनीतिक सोच होती है कि अगर चुनाव में कम मत पड़ेंगे बीजेपी को, तो पार्टी का जो पहला शिकार होगा वो विधायक होगा। यानी विधायक से पूछा जाएगा कि भाई आपके क्षेत्र में वोट कम क्यों पड़े, जबकि वोटों को कम पड़ाने के लिए कई दूसरे प्रकार की राजनीति प्रदेश भर में अलग अलग जगह होती रहती है। और बीजेपी के संगठन को शायद इस बात का अंदाजा हुआ है कि कई जगह भीतरघात जैसी चीजें हुई हैं। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा होता है कि उसमें 2-4 हजार वोट प्रभाव नहीं डालते। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहां पर जीत हार का अंतर 2.5 और 3 लाख पहुंचता है, और जो सबसे कम मार्जिन होता है वो भी 1,60,000 और 1,50,000 के आसपास होता है। इसलिए 2-3 हजार वोटों को बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता। और अगर यही मार्जिन बहुत सिमट गया होता तो समस्या बीजेपी के लिए ज्यादा हो गई होती। और अगर ऐसा मार्जिन कम अगर विधानसभा चुनाव में हो जाए तो कई सीटें इधर उधर हो जाएं। ऐसा आकलन कई बार लगाया गया कि 500 से लेकर 1500 वोटों के अंतर वाली अगर सीटें हम देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा खासा नंबर प्रभावित हो जाता है। एक पार्टी के जीतने की संभावना 1000-1500 में बहुत बढ़ जाती है। तो यह आकलन बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। आकलन तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन बीजेपी इस दिशा में काम कर रही है कि उनकी पार्टी के वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए इस चुनाव में काम नहीं किया। और जब हमने महेंद्र प्रसाद भट्ट का लोकसभा चुनाव से पहले इंटरव्यू लिया था तो उसमें उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोग बीजेपी में आ रहे हैं ये चुनाव के बाद भी बीजेपी में ही रहें। इनके वापस दूसरे अपने संगठन में दूसरी पार्टियों में जाने की संभावनाएं या निर्दलीय की हैसियत से काम करने की संभावनाएं वैसी ही बनी रहेंगी जैसी लोकसभा चुनाव से पहले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए ऐसे बहुत सारे नेता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब जिसमें चौबट्टा खाल वाला जैसा केसर नेगी वाला है, हो सकता है कि सतपाल महाराज जब कभी रिटायर हो राजनीति से तो केसर सिंह नेगी का नाम आए वहां पर कि ये भी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदार हैं। लेकिन अगर इनकी उपस्थिति के बाद पार्टी का वोट कम हो जाता है तो सवाल पूछा जाएगा जरूर। अब हालांकि पौड़ी गढ़वाल सीट में एक दूसरा फैक्टर था, गणेश गोदियाल फैक्टर। वहां पर तो लीड जो 3 लाख की थी पिछले लोकसभा चुनाव की, वो 1.5 लाख रह गई। ऐसी ऐसी जगह को ही पाटकर वो लीड कम हुई है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बॉबी पवार ने पुरोला में या आपके गंगोत्री में मार्जिन को कम नहीं किया बल्कि अपनी लीड बहुत बढ़ा दी, वहां पर बीजेपी किस तरीके के फैसले लेगी, वहां पर किस तरीके से कांग्रेस भविष्य में प्रतिद्वंदिता करते हुए नजर आएगी। क्योंकि एक निर्दलीय ने जहां कांग्रेस को भी धूल चटा दी और सत्ताधारी बीजेपी को भी धूल चटा दी, तो उससे यह तो लगता है कि जो वोटों का अंक गणित है वो कोई जुझारू प्रत्याशी अगर मैदान में आ जाता है तो वो सारे मिथ को, सारे समीकरणों को ध्वस्त भी कर सकता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।